हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिलाओं की सुरक्षा और इससे जुड़े अन्य मामलों से संदर्भित है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी यही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट और महिलाओं की सुरक्षा। तो इससे जुड़ी न्यूज़ जो है उसको देखते हैं, फिर हम आगे समझेंगे पूरा मामला क्या है। तो विमेन सेफ्टी फर्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनके समय काल को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा किए जाने वाले ट्रायल्स अब आगे भी होते रहेंगे। तो यही आज की हमारी न्यूज़ है। इसमें हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे उन्हें समझते हैं। तो न्यूज़ में और जो भी बातें हैं, कैसे बढ़ाया है, कब तक के लिए बढ़ाया है, उनके बारे में बात करेंगे। इसी तरह जो इसका जो मुख्य कारण है वह है महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, उसके बारे में भी समझेंगे। इसी तरह इससे जुड़े जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को समानता, सोशल जस्टिस से जुड़े जो भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनको समझेंगे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जो भी कानून हैं उनको जानेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिससे संबंधित हमारा यह पूरा टॉपिक है उसको समझेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होती हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। इसके बाद इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं पूरे सिस्टम से रिलेटेड उनको समझेंगे और उसका समाधान देखते हुए एक सवाल रहेगा। तो चूंकि यह विषय जीएस पेपर 2 से संबंधित है और सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इस आधार पर इसको समझेंगे। शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, सभी की भूमिका इसमें आती है। साथ ही समाज के रूप में हमारी क्या भूमिका है वह भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा। तो सरकार ने क्या किया है अभी उसकी बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए जो केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इनको चलाया जा रहा है उसको 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यानी इसकी जो अवधि थी वह समाप्त हो रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इसकी अवधि को बढ़ा दिया है। इसमें अब जितनी कोर्ट्स हैं उसमें 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के समयकाल को विस्तार दे दिया जाएगा और इन अदालतों में ही 389 पॉक्सो अदालतें हैं जो पॉक्सो कानून के तहत विशेष मामलों को देखती हैं। तो पॉक्सो कानून क्या है अभी हम उसको भी देखेंगे ताकि इस विषय को समझने में आपको आसानी हो सके। इसमें जो फंड है, फंड एलोकेट किया गया है, लगभग 1572.86 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो केंद्र प्रायोजित योजना यानी केंद्र और राज्य दोनों उसके कुछ कुछ हिस्से का वहन करेंगे। यहाँ केंद्र का हिस्सा होगा 971.70 करोड़ रुपए, जिसे ये निर्भया फंड के जरिए वित्त पोषित करेंगे। साथ ही जो राज्यों का हिस्सा है वह होगा 601.16 करोड़ रुपए। तो ये पूरा इससे जुड़ा मामला है। अब हम बात करें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में, क्योंकि जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का दरअसल मतलब ही ये है कि ऐसे मामलों की त्वरित कार्रवाई करना जिसमें कुछ समय लग रहा है। तो जब तक अपराध होंगे उसके बाद ही मामला कोर्ट में जाएगा और उसके बाद ही न्यायालय उसमें तेजी से सुनवाई कर पाएगी। तो जो अपराध के मामले हैं उनको देखें तो 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियां और 16 वर्ष से कम उम्र की जो भी महिलाएं हैं उनके खिलाफ देश में अपराध के मामले हमें आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। नागरिक के रूप में, समाज के रूप में हम सभी को यह बात सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे मामले अगर बढ़ते रहेंगे तो ऐसे में हमारा समाज और हमारा देश किस दिशा में जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें त्वरित समाधान कुछ निकाला जा सके। तो लंबे समय तक चलने वाली जो अदालती प्रक्रिया है उसको देखते हुए जो दोषी हैं या दोषी के लिए व्यक्ति जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर दोष सिद्धि के मुकदमा चल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो उनका परीक्षण करने के लिए एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाना इसका उद्देश्य है। यानी ऐसे लोग जिन पर आपराधिक मामलों के ट्रायल चल रहे हैं उन मामलों की त्वरित सुनवाई हो सके, जल्दी उन मामलों का निपटारा हो सके, ताकि ऐसी महिलाओं या ऐसी बेटियों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसका ही उद्देश्य यहाँ पर लिया गया है और यही इसका एक कारण भी है। तो मुकदमे में तेजी लाना और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना। संविधान क्या कहता है इस तरह के विषयों पर? संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल किए गए थे जो लैंगिक समानता और सभी तरह के अवसरों में समानता की बात करते थे। तो इनकी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 39A, 42 और 51AE कुछ
प्रमुख प्रावधान हमने लिए हैं, कुछ अन्य तरह से ऐसे प्रावधानों से जुड़े हैं। तो अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो उसे विधि के समक्ष समानता दी जानी चाहिए, यानी विधि सबके लिए बराबर होगी। अनुच्छेद 15 कहता है विभेद पर प्रतिबंध, यानी ऐसा कोई भी विभेद जो जन्म, लिंग या धर्म के आधार पर या अन्य कारणों के आधार पर किया जाएगा उस पर प्रतिबंध लगाता है यह अनुच्छेद। अनुच्छेद 16 जो अवसर की समता प्रदान करता है सभी लोक नियोजन के विषयों में, काम के अवसरों के विषयों में। इसी तरह अनुच्छेद 39A जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 42 काम की मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, यानी महिलाओं से संबंधित यह अनुच्छेद है जिसमें महिलाओं के लिए काम की दशाएं को बेहतर बनाना, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, लेकिन महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की भी जिक्र इसमें किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 51AE जो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, यह हमें बताता है कि स्त्रियों का सम्मान करने जैसे हमें उद्देश्यों को अपने भीतर, अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब जो कानून है उसमें एक प्रमुख एक्ट है पॉक्सो एक्ट 2012 जो बच्चों से संबंधित सुरक्षा को लेकर चलता है। इसमें बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए लाया गया है। यह यौन शोषण के जो भी रूप हैं उनको परिभाषित करता है। साथ ही अधिनियम के मुताबिक बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट तारीख से 1 साल के अंदर कर लिया जाना चाहिए। इसका जो यह बात इसमें लिखी गई है, यही फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को जरूरी बनाती है कि अगर 1 साल के अंदर निपटारा करना है, ऐसे में त्वरित न्याय के लिए कोई व्यवस्था स्थापित करनी होगी। इसी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसी सिस्टम्स का विकास हुआ है। 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है, यानी कुछ विभिन्न मामलों में, कुछ अलग से जो भी संवेदनशील मामले हैं उसमें डेथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यानी ऐसी कठोर सजा के प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं संशोधन के माध्यम से। इसी तरह एक और कानून है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018। इसमें बलात्कार के अपराधियों के लिए मौत की सजा जैसे कठोर प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की भी कई धाराएं हैं जो संशोधित की गई हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कानून हैं उन्हीं की वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की रिक्वायरमेंट समाज को महसूस हुई, सरकार को महसूस हुई। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होती हैं, इनको समझें तो ये एक विशेष न्यायालय हैं, एक तरह से समर्पित अदालतें हैं उन मामलों के लिए जो संवेदनशील हैं, साथ ही ऐसे मामले जिसमें तुरंत न्याय की उम्मीद की जाती है। इसमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है जो इसकी विशेषता है। साथ ही इन न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की जो दर है वे सामान्य न्यायालयों की तुलना में बेहतर हैं और ये अदालती प्रक्रिया को तेज गति से पूरा करते हैं, जैसा कि हमने बात की। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत बनाती है, यानी एक डेटरेंस प्रदान करती है ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जो इस तरह के कृत्यों में शामिल होते हैं। इसी तरह वर्तमान में स्थिति की बात करें तो 28 राज्यों में ये न्यायालय कार्यरत हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और इस योजना में शामिल होने के पात्र सभी राज्यों में केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि इनको लागू किया जाए। जो भी राज्यों में ये लागू नहीं है उनमें भी इनको पहुंचाया जाए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हों। अब अक्टूबर 2019 से कानून और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग इस केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। तो अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए प्रीलिम्स के स्तर पर कि कौन सा विभाग है या कौन सा मंत्रालय है उससे संबंधित, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। इस फैक्ट को याद रखिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स से संबंधित जहां इन्होंने इस तरह के त्वरित न्याय जैसी व्यवस्था को अपनाया है और फास्ट ट्रायल्स कराए थे। जैसे पहला मामला रोहतास बिहार का देख सकते हैं हम, जहां एक कोर्ट ने एक रेप ट्रायल को केवल 2 दिनों के भीतर ही समाप्त कर दिया था और जो अभियुक्त था, जो आरोपी बनाया गया व्यक्ति था, उसको 7 साल की जेल दी गई। इसी तरह एक प्रसिद्ध मामला है दिल्ली का निर्भया केस, सभी लोग जानते ही हैं। उसके बाद ही निर्भया फंड की स्थापना की गई थी ऐसे मुद्दों को एड्रेस करने के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 दिसंबर 2012 में गैंगरेप और मर्डर के आरोपी
जो व्यक्ति थे उनको 9 महीने के अंदर डेथ पेनल्टी दे दी थी, यानी मौत की सज़ा सुनाई थी। इसी तरह मुंबई का एक केस था जहां सिटी कोर्ट ने शक्ति मिल्स गैंगरेप केस में 7 लोगों को डेथ की पेनल्टी यानी मौत की सज़ा सुनाई थी और 3 लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तो ये कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, जो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की महत्वता है, जो उसका महत्व है उसको स्थापित करते हैं और इसकी ज़रूरत भी हमें समझ में आती है। अब चैलेंजेस क्या हैं? ऐसे मुद्दे में, ऐसे मामलों में चैलेंज समाज के स्तर से निकल करके उसको अपराधी को सज़ा दिलाने तक पहुंचता है। तो अत्यधिक बढ़ते मामले सबसे पहले एक बड़ा चैलेंज है पूरी व्यवस्था के सामने कि अगर मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में केसेस का लोड न्यायालयों पर बढ़ता जा रहा है। जजों की सीमित संख्या और पद रिक्तता भी एक बड़ी चुनौती है, जहां अभी का एक अपडेटेड जो फैक्ट है वह यह है कि 1 अगस्त 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की संख्या रिक्त है और हाई कोर्ट में 455 जजों की नियुक्ति की जानी है। तो ये पद की रिक्तता भी बड़ी समस्या है हमारे सामने। वित्त की उपलब्धता भी एक चैलेंज है, साथ ही निगरानी तंत्र किस चीज़ का? समाज में होने वाले अपराधों का, पीड़ितों को मिलने वाले न्याय का और इस पूरी व्यवस्था का, जिसकी वजह से यह पूरा सिस्टम एक तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक नागरिक के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर वे लोग जो अपराध करते हैं वे कहीं बाहर से नहीं आते, वे भी समाज का ही हिस्सा होते हैं। ऐसे में उन लोगों की पहचान करना तो अपने आप में एक समस्या है ही कि वे कौन से व्यक्ति हैं, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं लिखा या किसी के सर में नहीं लिखा कि वह अपराधी है या ऐसा कृत्य करने जा रहा है। साथ ही ऐसा कृत्य हो जाने के बाद जिस व्यक्ति के साथ ऐसा अपराध हुआ उस व्यक्ति को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी होगा, साथ ही एक सही समय पर न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैलेंजेस इस पूरे सिस्टम के सामने बने हुए हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, जो समस्या है उसी के आधार पर समाधान भी निकलता है। तो जजों की नियुक्ति उस सेक्शन को पूरा करेगा जहां पर जजों और पेंडिंग मामलों से संबंधित जो बड़े आंकड़ा हमें दिखता है उसको सुलझाया जा सके। तो जजों की नियुक्ति किया जाना इससे संबंधित एक सुझाव हो सकता है और राज्यों को ज़मीनी स्तर पर ऐसे मुद्दों का जायजा लेना होगा जिसकी हमने बात की। प्रणालीगत कमियों की पहचान करनी होगी, यानी समाज में हमने जिन लोगों की बात की जो अपराधी हैं, दरअसल वे जन्म से तो अपराधी होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती है या कुछ ना कुछ उनकी साथ जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वे अपराध करने को मजबूर होते हैं या अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। दोनों ही बातें इसमें शामिल हो सकती हैं। ऐसे में एक मानसिकता उन लोगों की, जो व्यक्ति ऐसे आपराधिक कृत्यों को बेहतर समझते होंगे या अच्छा मानते होंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से उस चीज़ को नहीं सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संगति में आकर के वे भी ऐसी मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शुरुआत से ही शिक्षित किया जाना, मतलब ये नहीं कि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ करके लाओ और शिक्षा दो, मतलब समाज में ही शिक्षा की व्यवस्था जब बढ़ेगी तो ऐसे केसेस हमें कम होते हुए जरूर दिखेंगे। यानी समाज में जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सभी इससे जुड़े समाधान होंगे। क्योंकि राज्य अपने आप में केवल सजा दे दे वह एक पूरे समाज को ठीक करने का तरीका नहीं हो सकता। समाज में अगर हम कहें कि भाई डंडे और गाजर दोनों की नीति काम करेगी, यानी शुरुआत से ही हमें समझाना होगा, नई पीढ़ियों को शिक्षित करना होगा, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक करना होगा, महिलाओं को, बच्चियों को, सभी को समान रूप से शिक्षित करना और एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना होगा। आगे चलकर इस प्रक्रिया के तहत जो खामी निकल करके आएगी, अपराध अगर मिलते हैं तो ऐसे में सजा के प्रावधान और न्याय की व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। तो ये एक पूरा सिस्टम यानी प्रणालीगत व्यवस्था की बात है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही महानगरीय क्षेत्र के साथ दूर दराज के क्षेत्रों पर भी समान ध्यान दिया जाना होगा। यानी महानगर के क्षेत्रों में तो जो अव्यवस्था अगर बनी है वह भी एड्रेस की जाए, साथ ही दूर दराज या गांव के क्षेत्रों में अगर हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो हमें उन्हें भी एड्रेस करना होगा कि वहां पर यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको भी न्याय मिल सके, ना कि तब न्याय मिले जब वह पूरी तरह से नेशनल मीडिया पर छा जाए। तो लोकल सिस्टम ही इतना बेहतर तरीके से काम करे कि उनकी शिकायतों को बेहतर तरीके से सुना जाए और उनकी शिकायतों पर आगे कार्रवाई की जाए। वही अगला पॉइंट भी कहता है कि संवेदनशील मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना,
यानी एक बाहुबली पक्ष अगर वहाँ पर मौजूद है और एक पीड़िता जो किसी गरीब वर्ग से आती है, तो वहाँ पर एक बड़ा गैप हमें ना देखने को मिले कि व्यवस्था ने इस आधार पर केवल बात नहीं सुनी कि अगला पक्ष बहुत मजबूत था। ऐसे में न्याय सभी के लिए बराबर से होना चाहिए। और सामाजिक जागरूकता और शिक्षा का जो मुद्दा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक का डिस्कशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि प्रयागराज शाखा पर ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, जहां हिंदी माध्यम के सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच जो 10वां बैच होगा, यह 7 सितंबर से 11:15 पर शुरू होगा। साथ ही इंग्लिश मीडियम का जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन बैच जो बैच नंबर 3 है, वह 8 सितंबर से शुरू होगा, जिसकी टाइमिंग 11:30 बजे सुबह होगी। तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा सवाल जो इस संवेदनशील विषय से जुड़ा हुआ है। सवाल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों के संदर्भ में इनकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में सामान्य शब्दों में, इसकी आवश्यकता को रेखांकित कर दीजिएगा। साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, कुछ एक आध मामलों का जिक्र करते हुए इन कोर्ट्स के जरिए उनको न्याय दिलाने तक का एक उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। 250 शब्दों में एक आसानी से एक उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।